हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है और इसके मकसद क्या हैं, गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Fiscal policy is defined as the policy under which the government uses the instruments of taxation, public spending, जिसको public expenditure भी कहा जाता है, and public borrowing to achieve वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी सरकार की, गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने टैक्स के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है। ये डिटरमिन करती है कि कहाँ कहाँ सरकार ने टैक्स लगाना है और कहाँ कहाँ से टैक्स से पैसा इकट्ठा करना है और सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करेगी और कहाँ कहाँ से बोरिंग्स लेगी, ताकि सरकार या गवर्नमेंट्स अपने जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेटेड टू सोसाइटी या वेलफेयर, वो सारे के सारे अटेन कर सके। ठीक है, इट इज द पॉलिसी विच इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरिंग टू इन्फ्लुएंस इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो ये जो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, इसको इस्तेमाल करके सरकारें जो हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं, टैक्सेशन के ऊपर और पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग के ऊपर इस तरीके से काम करती हैं कि जो पूरी की पूरी कंट्री है या इकोनॉमी है उसमें इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट या प्रोडक्शन, ये सारी चीजें असरदार रहती हैं और इनके लेवल्स को बढ़ाया जाता है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट या जीडीपी बढ़े। ठीक है, an effective and good fiscal policy uses various fiscal tools like taxation, expenditure, and public borrowing in a proper combination so as to achieve best possible results in terms of desired economic objectives such as maintaining economic stability, achieving high level of employment, and accelerating the economic growth. फिर से वही बात थोड़ा इंग्लिश चेंज करके लिख दी कि भाई अगर आप अच्छी फिस्कल पॉलिसी देखो तो एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी वो है जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स, क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरिंग, उसको इस हिसाब से इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है हासिल कर सके। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मेन ऑब्जेक्टिव, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वो अपने हासिल कर सके या ऑब्जेक्टिव्स को पा सके। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज implemented by the government as it involves the decisions that a government has to make regarding taxation, public expenditure and public borrowing या गवर्नमेंट बोरोइंग, एक ही बात है। तो जो भी फिस्कल पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, इसमें कौन कौन से मेन डिसीजंस आ जाते हैं कि सरकार कितना टैक्स लगाएगी, कहाँ कहाँ खर्चा करेगी और कहाँ कहाँ से अगर खर्चा कम पड़ रहा है तो कहाँ कहाँ से सरकार बोरोइंग करेगी। समझ की बात? तो ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड होती है? इट deals with the income and expenditure of the government, income through taxation and public debt या public borrowing, और expenses कहाँ कहाँ करेगी वो फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है। तो ये तो था मीनिंग फिस्कल पॉलिसी का। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखने मैंने उसी हिसाब से लिखे हुए हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर द सेम एज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो भी फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तकरीबन तकरीबन सेम होते हैं। हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन मकसद क्या होता है? इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट बनाना, इनइक्वालिटीज कम करना, देश की तरक्की करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छे अच्छे से ऑब्जेक्टिव है, मगर जिस हिसाब से पेपर में लिखने वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर एक एक लाइन लिख के आओगे तो नंबर कहाँ से आएंगे? ठीक है, दीज ऑब्जेक्टिव्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तकरीबन हर कंट्री टू कंट्री एक एक दो दो ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं और उनकी जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है उसके हिसाब से थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, मगर मोर और लेस तकरीबन सेम रहते हैं। The objectives of fiscal policy in developed countries are different from those of developing countries. अगर हम developed countries और developing countries की बात करें तो objectives जो है काफी अलग अलग हो सकते हैं, मगर अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के आपस में बात करें तो क्या पता एक आधे ऑब्जेक्टिव में फर्क हो और बाकी सारे के सारे सेम हो। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलप्ड कंट्रीज इज टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, while the main objective of fiscal policy in developing countries is to accelerate economic growth and development. तो अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें जो ऑलरेडी तरक्की हासिल कर चुके हैं, डेवलप कंट्रीज, उनका मेन मकसद होता है कि अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आना।
ठीक है, इनस्टेबिलिटी को रिमूव करना। मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपनी फिजिकल पॉलिसी को इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो देश की तरक्की कर सके, कंट्री को डेवलप कर सके। समझ की बात। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर एज फॉलोज या आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो कौन कौन से हैं? नंबर वन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो डेवलप कंट्रीज में सबसे मेन फोकस होता है कि फिजिकल पॉलिसी को इस हिसाब से इस्तेमाल किया जाए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए कंट्री के अंदर। ठीक है, तो one of the main objectives of fiscal policy in in case of the developed countries is to achieve economic stability। तो पहली लाइन तो वही लिखती है कि डेवलप कंट्रीज का मेन मकसद होता है वो अपनी फिजिकल पॉलिसी इस हिसाब से बनाते हैं ताकि उनके कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, ना कि इंस्टेबिलिटी रहे। Economic stability means that economic activity is maintained at a stable level so that there is no fluctuations in the output and employment। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक कांस्टेंट पेस पे चलती रहें, स्टेबल तरीके से चलती रहें, और ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशंस आ जाएं। और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या इनकम में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट साइक्लिकल, या कुछ लोग इसको सिक्लिकल भी कह देते हैं, सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर एलिमिनेटेड। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि जितनी भी सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमी में, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये जो ऊपर नीचे ट्रेड साइकिल्स वगैरह आती हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, 100% तो कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता फ्लक्चुएशंस को, मगर इन फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज तो किया जा सकता है। मार्केट इकोनॉमीज ऑफ्टन एक्सपीरियंस बिजनेस साइकिल्स। जितनी भी मार्केट इकोनॉमीज हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, ये डिमांड सप्लाई की वजह से हमेशा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स रेफर्स टू फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ बूम्स एंड रिसेशंस। तो बिजनेस साइकिल्स क्या होती हैं वो आपने पढ़ा होगा अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल्स होता है जो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है। जब टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं उसे बूम कहते हैं, जब इकोनॉमी गिर रही होती है उसे रिसेशन, जब लोएस्ट पे होती है उसे डिप्रेशन, और जब इकोनॉमी फिर से रिकवर कर रही होती है तो उसे रिकवरी कहा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल्स जो है या ट्रेड साइकिल्स जो है वो हमें एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी के फॉर्म में दिखती हैं। ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब भी बूम पीरियड होता है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर एट हाई लेवल्स। तो जब भी बूम पीरियड होता है, इकोनॉमी अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है वो काफी हाई लेवल पे चली जाती है। वेयरएज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल्स। तो जब भी इकोनॉमी गिरने लगती है, जब रिसेशनरी सिचुएशंस आती हैं, तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट गिरना शुरू कर देती हैं। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन इज नोन एज रिसेशन डिप्रेशन, सॉरी। अगर लगातार रिसेशन चलती रहेगी तो उसको हम डिप्रेशन कह देंगे, जब इकोनॉमी अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज वेरी लो, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच देयर इज अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो जब भी डिप्रेशन आता है तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट काफी ज्यादा गिरी होती हैं, और ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में डिमांड गुड्स की होती नहीं है और इकोनॉमी में फर्दर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है। ठीक है, economic stability requires that the cyclical fluctuations, that is booms and depressions, are checked। तो बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मेन मकसद क्या है, मेन काम ये है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस ना आए, बूम भी ना आए जब इकोनॉमी एकदम हाई लेवल पे चल रही है, और जो डिप्रेशन है वो भी ना आए, इकोनॉमी कम से कम फ्लक्चुएट करे। ठीक है, सिचुएशंस ऑफ बूम्स आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लीड टू शार्प राइज इन द प्राइसेस। जब भी इकोनॉमी में बूम पीरियड आ जाता है, डिमांड एकदम बढ़ जाती है, और डिमांड की वजह से, बढ़ने की वजह से, एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं और इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन नीड टू बी अवर्टेड बिकॉज दे लीड टू सिचुएशन ऑफ सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सिमिलरली जो फिस्कल पॉलिसी है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बूम भी ना आए और डिप्रेशन भी ना आए, क्योंकि डिप्रेशन भी एक जो है एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी अपने लोएस्ट लेवल पे लगी होती है और इकोनॉमी में सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। समझ की बात। तो ये तो था फर्स्ट मकसद फिस्कल पॉलिसी का, जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, कि इकोनॉमी स्टेबल रहे। दूसरा जो मकसद आ जाता है वो है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने बंदे काम करना चाहते हैं उन सबको काम देना। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, हर इकोनॉमिक पॉलिसी इसीलिए डेडिकेटेड होती है कि वो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट करे अपने गिवन रिसोर्सेज का। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज पर्संस हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर एबल टू वर्क। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है।
फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेट जीरो है, मतलब किसी को जबरदस्ती अनएम्प्लॉयड नहीं रखा जा रहा। अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो वो नहीं कर रहा, मगर जो जो काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है। हाउएवर there are always some workers who are moving from one job to another. They are unemployed for a while. तो इकोनॉमी में कुछ सिचुएशंस ऐसी रहती हैं कि कुछ बंदे हमेशा शॉर्ट पीरियड में एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करने जा रहे होते हैं, तो ऐसा कह देते हैं कि हम 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाती इकोनॉमी में, तो शॉर्ट पीरियड में थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें शॉर्ट पीरियड में एक नौकरी छोड़ के आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हो, तो जो बीच में थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयड हो उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Persons who are frictionally unemployed are not regarded as unemployed. जो वो पर्सन्स जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट से सफर करते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि लॉन्ग रन में तो उनको नौकरी मिल ही जानी है। ठीक है, दस फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अचीविंग जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट से सफर करते ही हैं, और वो बंदे जो काम ही नहीं करना चाहते वो भी काम नहीं कर रहे, जिनको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल भी कहा जाता है। इंडीड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल इन एनी इकोनॉमी। हम ये भी कह सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो डेवलप्ड हो अंडर डेवलप हो किसी भी टाइप की हो, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं हो ही नहीं सकती। इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, वहां पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। It is now agreed that full employment exists when the rate of unemployment is about 2 to 3% in the economy. तो ये इकोनॉमिस्ट जो है वो मोटे तौर पे मानते हैं कि अगर पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 2 to 3% है, तो कह देते हैं कि तकरीबन फुल एम्प्लॉयमेंट है। समझ की बात। मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड क्रिएशन of more employment opportunities in the underdeveloped countries, UDC मतलब underdeveloped countries, is regarded as one of the main objectives of fiscal policy या economic policy। तो ये जो fiscal policy है उसका मेन मकसद ये भी हो सकता है कि जो डेवलप कंट्रीज है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उसमें इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाना, ये भी फिस्कल पॉलिसी का मेन मकसद है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ लीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिर से वही बात हो गया कि ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है। अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो सॉरी, इसका मतलब ये हो सकता है कि फिस्कल पॉलिसी का ये मकसद है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन किया जाए। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी इकोनॉमी में तो हम अपने गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम काम करवा सकते हैं। तो जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी जीडीपी बढ़ेगी। समझ की बात। तो थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है फिस्कल पॉलिसी का, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने कंट्री को ग्रो करना। ठीक है, तो पेपर में लिखना है तो फिर थोड़ा बहुत लाइनें तो आगे पीछे इंग्लिश चेंज कर करके लिखनी पड़ेंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी इन द डेवलप कंट्रीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी भी तो एक टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, तो आप यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी भी लिख सकते थे। डेवलपिंग कंट्रीज इज टू अचीव हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप कंट्रीज है उनका मेन मकसद रहता है कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो अपनी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ा सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम of a country increases over a long period of time। ट्रेडिशनली पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि आपकी कंट्री को डेवलप तभी माना जाएगा या इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब आपकी कंट्री में लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़ता रहे। ठीक है, मगर आजकल ये धारणा चेंज होगी। आजकल कहते हैं पर कैपिटा इनकम या जीडीपी के साथ साथ हमें वेलफेयर भी बढ़ानी है, तभी हम मानेंगे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ enables the economy to produce more goods and services and thereby raise the standard of living of the people। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं एक कंट्री में, और जब भी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी तो लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मोरओवर अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ helps in solving the problem of poverty and unemployment in the developing countries like India। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब ये 100% सॉल्व हो जाएंगी ये नहीं मैं कह रहा, मगर जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सबको फायदा होता है। समझ की बात। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, खत्म तो नहीं होती, कम हो जाती है, पॉवर्टी भी कम हो जाती है। देयरफॉर
पॉलिसी मेकर्स एवरीवेयर आर कंसर्न्ड विद एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनका मेन मकसद ये रहता है कि फिस्कल पॉलिसी को इस हिसाब से बनाएं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका रेट बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग इकोनॉमी इज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये भी मेन मकसद है कि प्राइस को स्टेबल बना के रखना, प्राइसेस कुछ ज्यादा ना बढ़ जाएं, प्राइसेस कुछ ज्यादा ना गिर जाएं, दोनों नुकसानमंद हो सकते हैं। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ प्राइसेस टू राइज इन दीज कंट्रीज बिकॉज of the large total expenditure in the economy without a corresponding increase in production during the early phases of economic development। अब मान लो कोई अंडर डेवलप कंट्री है, शुरुआत में वहां पे सरकार काफी ज्यादा खर्चा कर रही है ताकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। तो जब भी सरकार खर्चा करती है तो लोगों की इनकम्स बनेंगी, तो लोगों के पास पैसा आ गया, मगर जब लोगों के पास पैसा है, लोग खरीदने गए, मार्केट में सामान ही नहीं है, तो इनिशियल स्टेजेस पे ये हो सकता है कि प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं या इन्फ्लेशन आ जाए। ठीक है, Therefore, there is a need फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस राइज। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि प्राइस राइज को कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी डज नॉट मीन दैट प्राइसेस रिमेन्स या रिमेन एब्सोल्युटली स्टेबल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस स्टेबिलिटी का भाई प्राइस 10-15 साल तक एक ही प्राइस चल रहा है, समझ की बात। अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइस राइज इज अनअवॉइडेबल इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। थोड़ा बहुत तो प्राइसेस बढ़ेगा ही, मगर उतना बढ़ना चाहिए जितना इकोनॉमी हजम कर सके। इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि 10-15% बढ़ गया, एक आधा परसेंट बढ़ता रहे। Moreover, some rise in price is essential for healthy functioning of the economy। थोड़ा बहुत प्राइस राइज हेल्दी माना गया है, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता रहेगा तो वो अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एनकरेजमेंट मिलती है ज्यादा माल बनाने के लिए। अ माइल्ड डोज ऑफ इन्फ्लेशन एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट टू प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बोला था कि हल्की फुल्की इन्फ्लेशन या हल्का फुल्का प्राइस राइज एक स्टिमुलेंट की तरह होता है, प्रोड्यूसर्स को स्टिमुलेट करता है, उनको एनकरेज करता है ज्यादा माल बनाने में। A gradual rise in price necessarily in a growing economy। तो बेसिकली ये बताया गया a gradual price rise uh, uh, a gradual rise in price is necessary in a growing economy का मतलब ये है कि वही बात जो मैंने पीछे बोली थी कि थोड़ा बहुत प्राइस राइज होना मतलब काफी अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। Thus, price stability means that price changes आर केप्ट विद इन अ मॉडेस्ट रेंज। तो मेन मकसद क्या है फिस्कल पॉलिसी का, जो प्राइस चेंजेस है वो एक रेंज के बीच में रखे जाए, ये ना हो कि कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाए। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी इज नीडेड बिकॉज इट कीप्स द वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल, eliminate economic fluctuations, brings stability in the economy, checks arbitrary redistribution of income and wealth, and promotes economic welfare। तो प्राइस को स्टेबल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार चेक करता रहता है कि मनी की वैल्यू स्टेबल रहे, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। या फिर ये चेक रखता है कि भाई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ना हो इकोनॉमी में। ठीक है, और अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए तो सारा का सारा पैसा किसकी जेब में चला जाएगा, जो अमीर लोग हैं उनकी जेब में चला जाएगा, क्योंकि अमीरों की फैक्ट्री है, वो महंगा सामान बेचेंगे, तो गरीब जो 2 पैसे जोड़ पा रहे थे, सेविंग कर पा रहे थे, वो भी नहीं वो सेव कर पाएंगे, और सारा का सारा पैसा घूम फिर के अमीरों की जेब में चला जाएगा। तो इससे इनइक्वालिटीज भी बढ़ जाती हैं और इससे जो है वेलफेयर भी नहीं होती। तो प्राइस को स्टेबल रखा जाता है ताकि मनी की वैल्यू को भी स्टेबल रखा जाए और जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको भी कंट्रोल किया जाए और ये जो इनइक्वालिटीज हैं उसको भी रिड्यूस किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट वही है इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो अगला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग कंट्रीज एम एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ये मेन मकसद भी रहता है कि इनइक्वालिटीज को कम से कम करें, मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसको कम करें, खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, these countries suffer from marked inequalities in the income and wealth। ठीक है, तो इन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज में काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज होती हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप चेक करें कि आपके कंट्रीज में, आपके कंट्री में इनइक्वालिटीज कितनी है। ठीक है, आप ये देखें कि टॉप के 10% लोगों के पास कितना पैसा है और जो बाकी लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, उससे आपको पता लग जाएगा कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, while the majority of the people struggle hard to make both ends meet, a small number of people roll in luxuries।
तो ये बोला गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है उनको खाने पीने के लल्ले पड़े होते हैं, खाने पीने के पैसे नहीं होते, और जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं, जो काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और वो लग्जरीज के अंदर जी रहे होते हैं और ऐशो आराम कर रहे होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा पैसा कम लोगों के पास है और कम पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। इनइक्वालिटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज existence of inequalities is a social evil, and no amount of economic development will increase economic welfare unless the benefits of economic development in an economy are shared by all. तो ये जो inequalities हैं ये एक social evil माना जाता है, और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इनइक्वालिटीज की वजह से कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया, रिवोल्ट भी हुए और तख्ता पलट भी हुए। समझ की बात, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग रिवोल्ट कर देते। समझ की बात। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप रिवोल्ट कर दो, आप अपनी वोट डाल सकते हो, आपके हाथ में पावर है वोट डालने की। अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं है तो आप वोटिंग से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर तब तक नहीं मानी जाती किसी भी कंट्री में जब तक इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज काफी हायर लेवल पे होंगी, ठीक है। अ वेलफेयर स्टेट कमिटेड टू सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस कैन नॉट अलाउ लार्ज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अगर कोई भी वेलफेयर स्टेट है जिसका मेन मकसद ही है कि सोशल इक्वालिटी लाना, तो तब तक वो मतलब बैठेगी नहीं, या तब तक वो हार नहीं मानेगी जब तक वो इनइक्वालिटीज को खत्म नहीं कर देती, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज अलाउ नहीं करती कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज आ जाए। दैट इज वाई डेवलपिंग इकोनॉमीज एम एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसीलिए जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनका मेन मकसद ये होता है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करेंगे मगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ, मतलब इनइक्वालिटीज को कम करके करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इनइक्वालिटीज कैसे कम की जा सकती हैं? अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा दो, गरीबों को सब्सिडी वगैरह दे दो, ठीक है, गरीबों के ऊपर सरकार खर्चा कर देती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का वो आ जाता है अटेनिंग एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से पैसा आ रहा है बाहर जा रहा है, उसमें भी तो इक्विलिब्रियम बना के रखना है ना। An important objective of fiscal policy is to attain external equilibrium, that is to attain equilibrium in the balance of payments। तो जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होंगी किसी भी कंट्री की, उसमें इक्विलिब्रियम बना के रखना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। An equilibrium in the balance of payments implies that as far as possible imports should be equal to exports। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम तब माना जाता है जब जितना पैसा यहाँ से बाहर गया और बाहर से आया वो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब कंट्री के रिसीट्स एंड पेमेंट्स बराबर हों, सिंपल वर्ड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हों, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होंगे तो ही होगा, और भी कई पैरामीटर्स हैं, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं कि जो भी रिसीट्स आई हैं, जो कंट्री में बाहर से पैसा आया है और जितना भी कंट्री में यहाँ से बाहर गया है वो बराबर होना चाहिए, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होगी या इक्विलिब्रियम में होगी। Particularly, the situation of deficit in the balance of payments, that is excess of imports over exports, should be avoided। तो फिजिकल पॉलिसी इस हिसाब से बनाई जाती है कि जो डिसइक्विलिब्रियम है या फिर ये जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में या जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको सही किया जा सके। जैसे बाहर से जो सामान आएगा उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा देंगे और यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको सब्सिडी दे देंगे, खर्चे करेंगे उनके ऊपर। समझ की बात। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। While these are the major objectives of fiscal policy, it should be remembered that these policy objectives are not complementary to each other। ये जो सारे objectives थे ये complementary नहीं है, ये each अलग अलग भी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव काम करेगा तभी साइमल्टेनियसली दूसरा काम करेगा, साइमल्टेनियसली तीसरा काम करेगा। इंस्टेड दे मे कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनइक्वालिटीज खत्म करनी है तो इनइक्वालिटीज खत्म करने के लिए गरीबों को सब्सिडी दी जाएगी, सस्ते में राशन दिया जाएगा, सस्ते में जो है वो सोर्सेज को यूज किया जाएगा, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या पता ना हो पाए। तो अगर सरकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा खर्चा करना है, तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। समझ की बात। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, एक ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हैं तो दूसरा नहीं हासिल हो पाता। इफ वी ट्राई टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव वी मे मूव अवे फ्रॉम सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एक को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे नहीं मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं द इकोनॉमी हैज टू सेक्रीफाइस वन ऑब्जेक्टिव टू अटेन अदर ऑब्जेक्टिव। दिस इज
व्हाट वी कॉल ट्रेड ऑफ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में इसको ट्रेड ऑफ कहा जाता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो डेवलपमेंट ही होगी, डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली अचीव्ड या अचीव्ड साइमल्टेनियसली। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को साइमल्टेनियसली अचीव नहीं किया जा सकता। हेंस देयर इज अ नीड फॉर मेकिंग अ चॉइस और ट्रेड ऑफ अमंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो इन ऑब्जेक्टिव्स में चॉइस होती है कि हमारे लिए पहले कौन से जरूरी हैं, उनको सिलेक्ट करके उनको हासिल करने की कोशिश करो, और जो कम जरूरी हैं उनको बाद में देखा जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।